So guys, in today's lecture, we are going to study nuclear diplomacy topic. In prelims examination, this topic is unaddressed. अगर आप देखेंगे हर साल यूपीएससी मिनिमम वन क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछ रहा है और कोई भी इस टॉपिक को तैयार नहीं करता है ना। तो टुडे आई विल डिस्कस दिस टॉपिक थॉरली. यू नीड नॉट टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम एनीवेयर आफ्टर डूइंग गोइंग थ्रू दिस लेक्चर. ठीक है, वी आर डिवाइडिंग दिस लेक्चर इनटू टू पार्ट. तो दो पार्ट में एक लेक्चर आएगा, एक आज और एक कल. इसके अलावा आपको इस टॉपिक से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता कहीं से भी नहीं है. तो देयर आर टू मेजर थीम्स अंडर दिस न्यूक्लियर डिप्लोमेसी टॉपिक. पहला है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड एग्रीमेंट. बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी एंड कॉपरेशन विच वी नीड टू स्टडी. एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, एनएसजी, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वॉसेनार ग्रुप, ये सब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम है विद इन दिस न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिप्लोमेसी इज इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम. 3 स्टेज डोमेस्टिक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो इंडिया का है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है और कहाँ तक हम अभी पहुंचे हैं. दिस इज द सेकेंड पार्ट. ये क्वेश्चन उन्होंने मेंस में भी ऐसा का ऐसा पूछा हुआ है 15 मार्क्स में. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अनएड्रेस्ड. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट. एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगा मैं आपको. ठीक है, फैक्चुअल चीजों के पीछे हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है. हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम खाली फैक्ट रटने की कोशिश करते हैं और उस फैक्ट के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पाते. तो उस कॉन्सेप्ट को और उस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है. वो फैक्ट अपने आप याद रहेगा आपको. ठीक है, तो मैं स्टोरी का बैकग्राउंड भी बताऊंगा आपको, स्टोरी भी बताऊंगा और फैक्ट भी बताऊंगा. बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा एक बार में. स्टार्ट करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी. तो देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ 1930s 1940s में. दो टाइप की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, एक फिजन टेक्नोलॉजी और एक फ्यूजन टेक्नोलॉजी. फिजन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एटम ब्रेक होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. ब्रेक होता जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता जाएगा. फ्यूजन एनर्जी में क्या होता है कि छोटे छोटे एटम कंबाइन होंगे, ठीक है, और वो कंबाइन होके एनर्जी प्रोड्यूस करते जाएंगे. तो फिजन में मोस्ट पॉपुलर जो ब्रेक होता है वो है यूरेनियम और फ्यूजन में होता है हाइड्रोजन. ये तो हो गया इस टेक्नोलॉजी का बेसिक. अब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें मेन बात ये है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके दो तरीके के इस्तेमाल है. टू काइंड ऑफ यूजेस पॉसिबल फॉर दिस एनर्जी. पहला है सिविलियन यूज, दूसरा है मिलिट्री यूज. सिविलियन यूज का क्या मतलब है कि एनर्जी प्रोडक्शन में हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस एनर्जी का या फिर उसके आइसोटोप्स का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकते हैं. फिर हेल्थ के सेक्टर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सिक्योरिटी में न्यूक्लियर का इस्तेमाल है. सो इन ऑल दीज सिविलियन यूज वी कैन हैव यूटिलिटी ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल. सेकेंड काइंड ऑफ यूज फॉर दिस टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल इज मिलिट्री पर्पस. मिलिट्री पर्पस आपको पता है न्यूक्लियर वेपन, जिन्हें हम बोलते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, है ना. देखिए, एक तरफ तो वो छोटे मोटे वेपन होते हैं, टैंक हो गया जैसे कि, है ना. तो दीज आर द वेपन जो कि लोकलाइज डैमेज करते हैं, है ना, जो कि एज अ स्ट्रेटेजी यूज किए जाते हैं ये सब वेपन, है ना, कि अच्छा यहाँ लोकलाइज डैमेज करेंगे तो बाकी कंट्री पे इंपैक्ट होगा उसका, इस काइंड ऑफ अ थिंग. लेकिन न्यूक्लियर वेपन इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जहां गिरा पूरी तबाही. ठीक है, सो दीज आर द टू काइंड ऑफ यूजेस. चलते हैं आगे की कहानी पे. तो एक प्रोजेक्ट मैनहट्टन था. प्रोजेक्ट मैनहट्टन यूएसए में स्टार्ट हुआ, है ना, विद द सपोर्ट ऑफ यूके एंड कनाडा एज वेल, बट यूएसए का मेजर प्रोजेक्ट था ये इन द 1940s फॉर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, है ना. तो वहां पे जो मेन साइंटिस्ट थे, जैसे ही उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उनका नाम था ओपनहाइमर. तो ओपनहाइमर ने जैसे ही पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, वहां पे बोला टेस्ट करते ही, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स. So right at the time of performance of that test, that success of that test, he realized कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दिया है which is the destroyer of the world. तो this was the श्लोक picked up from the गीता. तो ये स्टेटमेंट एक अभी स्टेट पीसीएस एग्जाम है वहां पे पूछा था. तो दे माइट आस्क कि अच्छा ये किस चीज से रिलेटेड है, बस इतना पता होना चाहिए. इंटरेस्टिंग है, अपने आप याद रहता है. उसके बाद तो इट वॉज द यूज ऑफ, उसके बाद यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया. तो यूएस ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. ये इंफॉर्मेशन आपको है. जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन गिराया. तो और उसके बाद स्टार्ट हुई यूएस की डोमिनेंस. ठीक है, यहां तक पहुंच गए. उसी के अराउंड, उसी टाइम के अराउंड लेट 1940s में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन चल रहा था.
है ना। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन चल रहा था, तो एक तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक्टिव थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और दूसरी तरफ इंडिया की फ्रीडम चल रही थी, है ना। इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, और बहुत सारी और कंट्री इन द एशियन अफ्रीका, मैनी अदर कंट्रीज इन द एशियन अफ्रीका वर गेटिंग द फ्रीडम। इट वाज द फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन, है ना। तो कहानी समझ आई लेट 1940s में कहाँ थे। अब ये कहानी दो पैरेलली चलेंगी, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंडिया की कहानी, और एक जगह आके मर्ज होंगी 1974 में। तो दो कहानी अलग अलग बताता हूँ, फिर मर्ज करते हैं। पहली कहानी, इंडिया का स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री यूज ऑफ द न्यूक्लियर। तो देखिए उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू वाज रिलेटिवली आइडियलिस्ट पर्सन। आइडियलिस्ट से मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिसी में आइडियलिज्म फॉलो करते हैं, है ना। तो नेहरू यूज्ड टू से कि ये जो वेपन्स हैं दे गिव अस नर्वस स्टेट ऑफ पीस। देखिए बहुत सारी कंट्रीज वेपन पोजेस करने के लिए ये जस्टिफिकेशन देती थी कि दीज वेपन आर टूल फॉर द पीस। अगर हमारे पास वेपन होगा तो दूसरा जो नेशन स्टेट है वो हम पे अटैक नहीं करेगा, इट विल इंश्योर कि पीस बनी रहे। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, द जस्टिफिकेशन गिवन बाय मैनी नेशन स्टेट। स्टिल द स्टेट लाइक इजराइल गिव दिस जस्टिफिकेशन। तो नेहरू ने बोला ये स्टेट ऑफ पीस इज अ नर्वस स्टेट ऑफ पीस, कभी भी लड़ाई हो सकती है, दिस इज नर्वस स्टेट ऑफ पीस, है ना। तो नेहरू ने बोला वी विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। यार आइडियलिज्म क्या बोलता है, हिंदी चाइना भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन नेहरू ने दिया, हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, ये बोला नेहरू ने, है ना। तो दिस वाज द इनिशियल स्टैंड। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंसेस की। डिसआर्मामेंट करते हैं, जो और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर रहे हैं उनको भी डिसआर्म किया जाए, ठीक है। लेकिन 1962 में क्या हुआ, 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई एंड इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया। होमी भाभा वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1962 के बाद से 10-12 साल लगे हमें फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में, इन द 1974 इंडिया ने किया, जिसका नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इंडिया ने फर्स्ट किया। अब देखते हैं वर्ल्ड में उस टाइम पे क्या चल रहा था फ्रॉम 1947 टू 1974। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यूएन बन चुका था, यूएन के परमानेंट 5 मेंबर आ चुके थे, P5 मेंबर। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाज इमर्जिंग विच वाज डोमिनेटेड बाय P5 मेंबर। P5 कौन कौन थे याद कर लें, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना। ग्रेजुअली इन सब P5 ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया बाय द मिड ऑफ 1960। इन सब पे न्यूक्लियर वेपन आ गए, इन पांचों कंट्री पे। नाउ दीज गाइज वर वरिड, ये पांचों वरिड थे कि हमने जो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की है थ्रू P5 एंड न्यूक्लियर वेपन, वो डोमिनेंस कहीं बाकी लोग ना ले लें, क्योंकि इनको पता लग चुका था कि बाकी लोग भी न्यूक्लियर वेपन की कोशिश जरूर करेंगे। तो दे वर वरिड अबाउट अदर कंट्रीज एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। उसका सॉल्यूशन लेके आया, इन्होंने बोला एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 में, ठीक है। यहां तक आ गया, ये ट्रीटी का नाम आपने सुना होगा। अब इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ना, सिंपल से समझते हैं बढ़ना। तो इसके 3 पिलर थे। पहला पिलर था नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा पिलर था डिसआर्मामेंट, तीसरा पिलर था सिविल न्यूक्लियर यूज। याद रखना ये, ठीक है। मतलब क्या है समझ आ जाएगा आपको, सिचुएशन समझ आ रही है तो मतलब अपने आप समझ आएगा। नॉन प्रोलिफरेशन का क्या, 2 तरीके के प्रोलिफरेशन होते हैं, 2 तरीके से न्यूक्लियर वेपन बढ़ सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है कि इस P5 के बियॉन्ड, ये जो परमानेंट 5 हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया है, इनके बियॉन्ड और नेशन स्टेट भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करें। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, समझ रहे हैं। और वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या है कि ये जो P5 है, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये लोग अपने न्यूक्लियर वॉरहेड का नंबर बढ़ाएं। जैसे 100 वेपन है अगर यूएस के पास, तो वो 200 कर रहा है, वो 300 कर रहा है रशिया, है ना। तो दिस इज वर्टिकल प्रोलिफरेशन। सो अटेम्प्ट वाज मेड कि भाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोलिफरेशन दोनों को लिमिट किया जाए अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना। कैसे कैसे क्या बोला इन्होंने, हॉरिजॉन्टल में बोला कि नो न्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट बियॉन्ड P5/N5। P5 तो समझ आता है, यूएनएससी परमानेंट 5 और N5 इज न्यूक्लियर 5। तो P5 एंड N5 आर द सेम कंट्रीज। सो कोई भी और कंट्री न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेगी, ये बोलता है एनपीटी। सो कैसे साइन कर सकता था यार इंडिया इसे, है ना। उसके बाद वर्टिकल में क्या बोलता है कि कोई भी जो P5 कंट्रीज हैं वो नए वेपन एक्वायर नहीं करेगी, है ना। ये हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट क्या बोलता है
कि जो ये हमें समझ आ गया कि प्रोलिफरेशन नहीं होगा। डिसआर्मामेंट क्या बोलता है, जो P5 कंट्रीज हैं उस टाइम पे जितने न्यूक्लियर वेपन उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं उन्हें भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को, तभी न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड होगा। तो डिसआर्मामेंट बोलता है कि जो भी P5 कंट्रीज हैं दे विल डिस्ट्रॉय देयर एग्जिस्टिंग वेपन्स। दिस वाज द सेकंड पिलर। थर्ड पिलर, थर्ड पिलर है सिविल न्यूक्लियर यूज, बिकॉज अल्टीमेट एम तो यही है ना। हमने बोला था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दो यूज है, मिलिट्री एंड सिविल। ये सिविल को खत्म करता है बट सिविल, सॉरी मिलिट्री को खत्म करता है बट सिविल न्यूक्लियर यूज को तो वो प्रमोट करना चाहेगा। क्या बोलेगा वो, देयर शुड बी एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन द कंट्रीज हु साइन दिस एनपीटी, है ना, बाय साइनिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट विद ईच अदर। सो दैट वाज द थर्ड पिलर ऑफ दिस एनपीटी एग्रीमेंट। नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, सिविल न्यूक्लियर यूज, तीन पिलर हो गए। बढ़िया से समझ आया यहां तक? आगे चलते हैं। IAEA, अब ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, है ना। इस पे भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2019 में क्वेश्चन था इस पे। तो 1957 में IAEA वाज एस्टैब्लिश्ड। क्या मेन एम था इसका, टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोट करना मतलब सिविल यूज, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूएन, यूएन का पार्ट नहीं है ये, याद रखना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएन बट इट रिपोर्ट्स टू द यूएन, है ना। यूएन को ये रिपोर्ट करती है। क्या कैसे कैसे ये ऑपरेट करती है, जितनी भी मान, ये जो आपका थर्ड पिलर है एनपीटी का, सिविल न्यूक्लियर यूज, इसके अंदर जो कंट्रीज सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करेंगी, मान लीजिए इंडिया और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ, तो some material and technology from the USA will come to the India. That material and technology in the India can be utilized only for the civilian purpose, है ना, energy, research and development, इस टाइप के पर्पस के लिए। Now this civil nuclear facility, है ना, इसका जो इंस्पेक्शन है वो IAEA करने आएगा। तो IAEA एक इंटरनेशनल बॉडी हो गई, यूएस ने इंडिया में मटेरियल भेजा, इट विल मेक श्योर कि जो यूएस से इंडिया में मटेरियल आ रहा है ये मटेरियल खाली सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी में ही यूटिलाइज हो। तो ये इंस्पेक्शन कौन करेगा, IAEA, अंडर द पिलर 3 ऑफ एनपीटी विच इज सिविल न्यूक्लियर यूज। कहानी बिल्कुल क्लियर चल रही होगी अभी तक? आगे चलते हैं। इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया कहता हम नहीं साइन कर रहे भैया एनपीटी। इंडिया रिफ्यूज टू साइन इट बिकॉज क्या प्रॉब्लम है इंडिया को इससे, पहले तो इंडिया कह रहा है भैया ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, वाई ओनली P5 मेंबर विल हैव न्यूक्लियर वेपन, है ना, हम लोग पागल है, हम भी न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, हमें भी सिक्योरिटी की टेंशन है अपनी। अभी तो चाइना ने वॉर की है हमसे, पाकिस्तान से भी वॉर हो रहा है, चाइना पाकिस्तान अलायंस बिल्डअप हो रहा है, तो वी आर इन द डिफिकल्ट टेरिटरी, वी नीड आवर सिक्योरिटी, दस वी माइट नीड न्यूक्लियर वेपन इन द फ्यूचर। दूसरा इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि ये जो डिसआर्मामेंट आप लोग बोल रहे हो ना सेकंड पिलर में एनपीटी के अंदर, कि वी विल डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग वेपन ऑफ द P5, ये सब के जो आर्म्स हैं ये कब खत्म करेंगे, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं बताई आपने। पता चला हमसे आपने एग्रीमेंट साइन करा लिया, हमने तो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं किया, और आपने जो एग्जिस्टिंग अपने आर्म्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं किए, तो आपकी तो डोमिनेंस बनी रहेगी। तो इंडिया ने बोला टाइमलाइन दे दो, आप टाइमलाइन बता दो कि विद इन 10 ईयर यू विल डिस्ट्रॉय ऑल योर न्यूक्लियर वेपन। यूएस ने मना कर दिया, इंडिया कह रहे हम नहीं साइन कर रहे, इंडिया ने साइन नहीं किया, है ना। और क्यों, उस टाइम पे वैसे ही चुपचाप हम अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली इन 1974 में क्या हुआ, 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये दो कहानी अब यहां आके मर्ज हो जाती हैं। इंडिया बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड लेवल। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, अब क्योंकि जो ये P5 कंट्रीज थी दे बिकम फियरफुल कि यार ये एनपीटी तो इंडिया ने साइन नहीं किया, अब इंडिया ने अगर एनपीटी साइन नहीं किया, हो सकता है पाकिस्तान भी एक्वायर कर ले न्यूक्लियर वेपन, तो दीज कंट्रीज टुगेदर सेट अप एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। ये चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन ना हो, उसके लिए इन्होंने एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक्सपोर्ट ना हो, है ना। तो इट वाज स्टार्टेड इन रिएक्शन टू द इंडियाज टेस्ट। तो देखिए ये दिस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम जो आज ईरान को सबसे ज्यादा परेशान करती है ना, ये इट वाज सेट अप इन रिएक्शन टू इंडियाज टेस्ट, जो 1974 वाला स्माइलिंग बुद्धा था। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप हुई थी वो थी NSG, जिसके बारे में आपने सुना हुआ, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, 1975 में, है ना। क्या पर्पस था इसका,
इट सीक टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, कि जो भी मटेरियल और टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर ना हो, यही था। एक बड़ा ग्रुप है ये, 48 मेंबर हैं इस ग्रुप में, है ना। और पांचों न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑफ कोर्स इसमें तो होंगे ही, ये तो चाहेंगे कि एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि ये तो अपने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर चुके हैं, तो लॉजिक भी चलता है। इट इज़ नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गाइडलाइंस बाइंडिंग नहीं है ना। ऐसी चीज़ों की गाइडलाइंस बाइंडिंग हो भी नहीं सकती। नॉन एनपीटी स्टेट कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनएसजी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनएसजी में ये बोला गया कि जिन्होंने भी एनपीटी साइन नहीं किया वो एनएसजी का मेंबर नहीं बन सकते, है ना। एनएसजी का मेंबर बनना क्यों चाहेगा कोई, ताकि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल इंपोर्ट कर पाए और कंट्री से, चाहे सिविलियन यूज के लिए क्यों ना, है ना। तो इंडिया क्योंकि एनपीटी का मेंबर नहीं था, तो इंडिया को एनएसजी का मेंबर भी नहीं बनाया गया। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया गया था, तो इसलिए हम एनएसजी से भी बाहर रहे। तो दैट वाज द स्टोरी इन 1975। अब देखिए इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझते हैं, क्यों ये 1970s में इस टाइप की हॉस्टिलिटी फ्रॉम द साइड ऑफ द यूएस से इमर्ज हुई इंडिया के लिए। कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। उस टाइम पे क्या चल रहा था, एट दैट टाइम यूएस वाज अगेंस्ट इंडिया, याद रखना है, यूएस वाज अगेंस्ट इंडिया इन 1970s। देखिए 1950s एंड 60s में कोल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड में, एंड यूएसए वांटेड इंडिया टू बी एन अलाई ऑफ द यूएस इन दिस कोल्ड वॉर अगेंस्ट द यूएसएसआर, है ना। लेकिन India's esteem was too high to become a junior partner of any other country. इंडिया ने स्टार्ट करा नॉन अलाइन मूवमेंट, और ग्रेजुअली वो नॉन अलाइन मूवमेंट में ना इंडिया धीरे धीरे टिल्ट होता चला गया, सिचुएशनल टिल्ट था वो, है ना, टुवर्ड्स द यूएसएसआर। तो यूएस ने बोला ये जो आप नैम नैम गाते रहते ना नॉन अलाइन मूवमेंट, दिस नैम इज कोड नेम फॉर एंटी अमेरिकनिज्म। सो दैट्स व्हाई यूएस बिकम काइंड ऑफ एंटीथेटिकल, या फिर एनिमी भी बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द इंडिया, है ना। तो यूएस चूज पाकिस्तान एज अ पार्टनर इन द साउथ एशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1970s में ही गेम चले हैं सारे, है ना। तो कोड नेम फॉर एंटी अमेरिकनिज्म। इंडिया ने 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था यूएसएसआर के साथ। इंदिरा गांधी बिफोर चूजिंग हर वॉर विद द बांग्लादेश, है ना, शी साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द यूएसएसआर टू एंश्योर कि यूएसएसआर का हमें सपोर्ट रहे ड्यूरिंग दिस वॉर, और सपोर्ट किया भी था, है ना। 1978 में इंडिया ने रशिया का जो इन्वेजन था अफगानिस्तान का, 1978 में रशिया ने अफगानिस्तान में, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया। इंडिया ने कुछ क्रिटिसिज्म नहीं किया, इंडिया ने कहा सब बढ़िया है, बढ़िया अच्छा चल रहा है तो बनता है ना। बट यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम, यूएस का ने भी वियतनाम में इंटरवीन किया था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसकी इंडिया ने कड़ी निंदा की। सो दैट वाज द फेज वेयर हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड यूएस से बिल्ट अप। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ बता दिया, याद रहेगा ये। तो याद रखना कि 1970s में हॉस्टिलिटी वाज बिल्डिंग अप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अब आता है सेकंड एग्रीमेंट फ्रॉम द एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। पहला हमने पढ़ लिया एनएसजी, सेकंड एग्रीमेंट है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, या कट ऑफ रिजीम भी बोलते हैं। क्या पर्पस है इसका, ये कहता है कि यार अगर आप वेपन की डेवलपमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जो वेपन की डिलीवरी है उसको कंट्रोल करने, बिकॉज मिसाइल्स आर यूज्ड एज वेपन व्हीकल, है ना। तो दे सीक्स टू कंट्रोल मिसाइल प्रोलिफरेशन, वेपन डिलीवरी। समझ में आता है। 1987 में बनाई है, तो ईयर याद रखना, 1987 में बना था एमटीसीआर। किन्होंने बनाया था, G7 कंट्रीज ने, G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ने। G7 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस ईयर। व्हाई? बिकॉज यूएस इज प्रपोजिंग G7 मेंबरशिप टू इंडिया नाउ, है ना, रिसेंटली। तो G7 की कंट्रीज याद कर लो, मैंने यहीं पे डाल दिया है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। देखो याद कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, यूएस तो हो गई G7 में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बात करो कि यूरोप से कौन कौन होगा, इस तरीके से याद करता है कि अच्छा यूरोप के बड़े बड़े प्लेयर कौन है, फ्रांस, जर्मनी, यूके। तो ये और इटली भी हो गया। अच्छा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, 4 आपके यूरोप से हो गए। उसके बाद 2 नॉर्थ अमेरिका से हो गए, यूएस एंड कनाडा, और एक आपका जापान और हो गया। तो ऐसे याद करोगे, है ना। नॉर्थ अमेरिका से यूएस एंड कनाडा, दिमाग में रिवाइज करो। फिर उसके बाद 4 आपके यूरोप से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और उसके बाद यूके, और एक फिर आपका जापान हो गया। तो याद कर लेना, ये आ सकता है मेरे हिसाब से। करंटली इस एमटीसीआर में 35 कंट्रीज हैं। इंडिया इसकी मेंबर है, हाँ, यस। याद रखना 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम एग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, 4 में से इंडिया 3 की मेंबर है, 1 की नहीं है। किसकी नहीं है? एनएसजी, और बाकी 3 की मेंबर है ना। तो अभी 35 कंट्रीज है इंडिया में। इंडिया को रिसेंटली 2016 में एमटीसीआर की फुल मेंबरशिप मिली है, 35th मेंबर इंडिया ही था, है ना।
एक छोटा सा फैक्ट और यहाँ से बता देता हूँ, इस MTCR के अंदर क्लॉज था कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो मिसाइल हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं करा जा सकता, है ना, विद द कंट्रीज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ MTCR। तो 2016 से पहले जब इंडिया इसका मेंबर नहीं था तो इंडिया रशिया से ब्रह्मोस इंपोर्ट करता था। जब इंडिया ब्रह्मोस इंपोर्ट करता था रशिया से, तो ब्रह्मोस का रेंज रखा गया 298 किलोमीटर टू एंश्योर कि MTCR को हम बाइफरकेट कर पाए, है ना, बाईपास कर पाए, सॉरी। तो आफ्टर दिस MTCR ब्रह्मोस का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है जो कि ब्रह्मोस की रेंज एक्सपैंड कर रहा है। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू रिमेंबर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीसरा एग्रीमेंट आता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ 1985 में। ब्रीफ में याद कर लीजिए, इंडिया इसका अभी मेंबर बना है 2018 में, 43rd मेंबर इंडिया है इसका 2018 में। पर्पस क्या है इसका? केमिकल वेपन, बस याद रखना। ऑस्ट्रेलिया मतलब केमिकल वेपन, रेगुलेटिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स इन केमिकल वेपन। ऐसे मैच द फॉलोइंग आ सकता है इसमें कि NSG, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वॉसेनार, और सामने पर्पस क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ द केमिकल वेपन, सिंपल। उसके बाद अगला आता है वॉसेनार अरेंजमेंट। वॉसेनार अरेंजमेंट 1996 में स्टैब्लिश हुआ। टाइमलाइन भी थोड़ा याद रख लेना। सबसे पहले NSG याद रहेगा आपको कब है ना, 1975 में। MTCR याद रखना 1987 में। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप उससे पहले था 1985 में, और वॉसेनार सबसे लास्ट में है 1996 में। क्या करता है वॉसेनार? वॉसेनार इज डुअल यूज टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो भी टेक्नोलॉजीज का डुअल यूज है, डुअल यूज मतलब सिविलियन यूज भी और मिलिट्री यूज भी, उन टेक्नोलॉजीज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल करता है वॉसेनार अरेंजमेंट। याद रखना, इंडिया 2017 में इसका भी मेंबर बन गया है, 42nd एंट्रेंट था इंडिया इसमें। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चाइना इज नॉट इट्स मेंबर। वॉसेनार का मेंबर चाइना नहीं है। तो देखो, इस टाइप से कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप बन सकता है। 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम हो गए, इंडिया 4 में से 3 का मेंबर है, किसका नहीं है? NSG का। चाइना 4 में से 3 का मेंबर है ना, और किसका नहीं है चाइना मेंबर? वॉसेनार का। ठीक है, तो एक में इंडिया मेंबर है जिसमें चाइना नहीं है, एक में चाइना मेंबर है जिसमें इंडिया नहीं है। तो वॉसेनार में इंडिया चाइना को नहीं घुसने देगा, और NSG में चाइना इंडिया को नहीं घुसने दे रहा। तो ये डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है, समझ आया ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम इंडिया के स्माइलिंग बुद्धा इंसिडेंट के बाद जो डेवलप हुई। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट प्रिंटेड आई थिंक एरर हो गया है। 1998 में डिफाइंग ऑल दीज अरेंजमेंट 1998 में इंडिया ने अपना ऑपरेशन शक्ति पोखरण में टेस्ट किया। सबको पता होगा ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अप्रूव बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, है ना। तो वंडरफुल एक्ट वाज दैट। तो फाइनली हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, और ओपन में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गया दैट यस वी आर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, है ना। तो 1998 में ये टेस्ट हमने कर दिया। तो एक तरीके से इंडिया एक रिवॉल्यूशनरी बन गया इस न्यूक्लियर वर्ल्ड में, है ना, कि हाँ हम न्यूक्लियर वेपन है और वी डोंट केयर अबाउट योर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, है ना। तो उस टाइम पे इंडिया इनमें से एक का भी मेंबर नहीं था, देख रहे हो। सो अब 1998 में वेपन आ गया अपने पास, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर हो गई। अब हमने 21st सेंचुरी में नई चीजें स्टार्ट की, न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट इमर्ज हुआ, इंडिया की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हो गई, 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। तो इंडिया की ग्लोबल जर्नी काइंड ऑफ स्टार्ट हुई इन द 21st सेंचुरी, है ना। ये जो सारे 4 न्यूक्लियर एग्रीमेंट हैं, इसको इंडिया बोलता है न्यूक्लियर अपार्थाइड रिजीम, कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद अस, दिस इज अपार्थाइड रिजीम इन द न्यूक्लियर सेक्टर, दिस एक्सपोर्ट कंट्रोल विच ऑल्सो रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर फील्ड। तो इंडिया कहता है कि इन सब की वजह से ये जो 4 एग्रीमेंट का आपने हमें पार्ट नहीं बनाया, है ना, मिलिट्री प्रोग्राम हम खुद डेवलप कर लेंगे, कर लिया ना हमने 1998 तक, तो आपने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने खुद डेवलप कर लिया। पर अब हम सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन चाहते हैं इन सब फील्ड में, हमारी डेटरेंस एस्टैब्लिश हो चुकी है ना, तो आप हमें सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन तो करने दो। तो ये इंडिया ने एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना थीम स्टार्ट किया कि यार ये न्यूक्लियर अपार्थाइड रेजिम को खत्म किया जाए। नाउ इज द टर्न ऑफ द सेंचुरी, 21st सेंचुरी इमर्ज होता है नया इंटरनेशनल क्लाइमेट। क्या नया इंटरनेशनल क्लाइमेट है? देखिए, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, यूएस सुप्रीम पावर एस्टैब्लिश हो चुका है। अब यूएस के सामने नया चैलेंज इमर्ज हो रहा है, चाइना। तो यूएसएसआर इज नॉट मेजर कंसर्न, चाइना इज आवर मेजर कंसर्न, ये यूएस के डिप्लोमेट ने बोला। नाउ यूएस का इंटरेस्ट दोबारा से इंडिया में आया। नाउ यूएस अगेन स्टार्टेड व्यूइंग इंडिया एज अ आइडियल स्विंग स्टेट, है ना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो क्लोज अलाय हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान को पहले यूज किया था यूएस ने, अब नहीं कर पा रहा, अगर आप देखेंगे।
है ना। तो यूएस स्टार्टेड व्यूइंग इंडिया एज अ आइडियल स्विंग स्टेट। याद रखना, आइडियल स्विंग स्टेट का क्या मतलब है? स्विंगिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ द यूएसए इन इट्स वॉर विद द चाइना। अभी भी वही चल रहा है। इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी, अब इंडिया में भी कुछ चेंजेस चल रहे थे। इंडिया ने न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, प्राइवेटाइजेशन अपनाया। तो पहले हम सोशलिज्म, जो इंदिरा गांधी सोशलिज्म सपोर्ट करती थी, उसकी वजह से हम यूएसएसआर के क्लोज गए थे। नाउ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया मेक इट अ नेचुरल पार्टनर, नेचुरल एलाई टू द यूएसए। आप ओपन अप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, एफडीआई चाहिए, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ाना है आपको। हु इज द ट्रेड डेफिसिट में इंडिया का सबसे पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है? यूएसए के साथ, है ना। तो वी नीडेड यूएसए, नो मोर यूएसएसआर, यूएस बिकम्स आवर नेचुरल एलाई। तो एक पार्टनरशिप बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई। इस पार्टनरशिप का रिजल्ट निकल के आता है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील नेगोशिएशन विच स्टार्टेड इन 2005। तो जो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उस टाइम पे वो फॉरेन डिप्लोमेट थे एंड ही नेगोशिएटेड दिस डील विद द यूएसए, है ना, 2005 में। तो क्या था इसमें? फाइनली नेगोशिएशन चलते रहे और 2008 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ विद द यूएसए। इस एग्रीमेंट को हम 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। याद रखना, ये नाम है उसका, 123 एग्रीमेंट। क्या क्या था इस एग्रीमेंट में, आप इसकी बात करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या क्या मिला किसको इस एग्रीमेंट में? इंडिया वाज गिवन वेवियर फ्रॉम द एनएसजी। इंडिया को ये बोला, भैया आपको एनएसजी की मेंबरशिप तो नहीं मिल रही, चाइना मना कर रहा है, चाइना बोल रहा है अगर आपने एनपीटी साइन नहीं किया है तो हम आपको एनएसजी का मेंबर नहीं बनने देंगे, यही बोल रहा है चाइना। तो कोई बात नहीं, हम आपको वेवियर दे देते हैं एनएसजी से। क्या वेवियर का क्या मतलब है? कि विदाउट बीइंग एनएसजी मेंबर इंडिया कैन साइन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। जो इंडिया यहाँ पे बोल रहा था ना न्यूक्लियर अपार्थाइड, कि यार हमें सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन तो करने दो, तो वो वेवियर यहाँ पे इस एग्रीमेंट के थ्रू यूएस ने हमें दिलवा दिया, एनएसजी वेवियर, कि आप सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट कंट्रीज के साथ साइन करो। आफ्टर दिस डील इंडिया साइन न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर द पीसफुल पर्पस विद सो मेनी कंट्रीज, है ना। थोड़ा थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो। देखो, यूएस, फ्रांस, रशिया, एक तो N5 वाले ले लेते हैं, है ना, N5 वाले ले लेते हैं जो न्यूक्लियर वेपन वाले थे शुरू में। यूएस, फ्रांस, रशिया और उसके बाद आप यूके, ये तो ले लो। और चाइना के साथ तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। ये चार तो याद हो गए आपको। उसके बाद याद करते हैं, उसके बाद देखिए न्यूक्लियर मटेरियल इंडिया कहाँ कहाँ से ज़्यादा मंगाता है। याद रखना, यूरेनियम हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तो फ्रांस के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन बहुत स्ट्रांग है, याद रखना। उसके बाद रशिया के साथ बहुत स्ट्रांग है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, रट्टा लगाने जाओगे तो दिक्कत ही रहेगी। तो फ्रांस के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन बहुत स्ट्रांग है। जैतपुर पावर प्लांट हम लगाना चाहते हैं, है ना। तो रशिया है, रशिया के साथ कुदनकुलम लगाया हुआ है हमने, पुराना पार्टनर है। अब ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास यूरेनियम के अच्छे स्टॉक्स हैं, याद रखना ये, है ना। कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया इंपोर्टिंग यूरेनियम फ्रॉम दीज कंट्रीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना दोबारा से, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये 3 याद हो गए आपको। उसके बाद बाकी कंट्रीज क्या हैं? टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर अच्छे किसके होते हैं, है ना, दैट इज कोरिया, साउथ कोरिया। तो याद रखना, साउथ कोरिया एंड जापान, इन 2 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर रिएक्टर की जो मशीन्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये 2 और याद हो गए आपको। उसके बाद कौन बचा हमारे पास? जो आपको सरप्राइज कर सकता है वो है अर्जेंटीना, ठीक है ना। और अर्जेंटीना याद करना है आपको, बांग्लादेश एंड वियतनाम। तो बांग्लादेश तो पड़ोसी की वजह से साइन कर लिया, ये मान लो, एंड वियतनाम एंड अर्जेंटीना, बस ये 2 नाम याद करने होंगे। तो कैसे कैसे याद किए? न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ कहाँ से मंगाते हैं हम, याद कर लेना, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। उसके बाद 2 अच्छे क्लोज पार्टनर कौन है इंडिया के प्रेजेंट न्यूक्लियर फील्ड में? फ्रांस एंड रशिया। फिर जितने भी P5 कंट्रीज हैं उनमें से चाइना को हटा दो, उन सबके साथ एग्रीमेंट है। उसके अलावा 3 कंट्रीज और हैं, कुछ भी याद कर लो उसको, कोई भी कोड बना लो, ABV बना लो, ABB बना लो, BVA बना लो, है ना। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, वियतनाम, बस। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि किस किस के साथ हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और 2 टेक्नोलॉजी वाले, जापान एंड साउथ कोरिया। इसके बाद अगली चीज इंडिया ने क्या की इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंदर, कि भैया हम अपने सिविल और मिलिट्री रिएक्टर को अलग अलग कर देते हैं। हम ये क्लियर रखेंगे कि हमारा जो मिलिट्री रिएक्टर्स हैं, जो मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस मटेरियल का ही यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना, वो हम खुद बना लेंगे।
और जो सिविलियन रिएक्टर है वो क्लियर कट दुनिया की नज़र में आएंगे कि यार ये हमारे सिविलियन रिएक्टर हैं, यहाँ पे हम इंपोर्टेड मटेरियल और टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हु विल इंश्योर, एक बार अगर मटेरियल इंडिया में आ गया है ना, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, तो हम सिविलियन पर्पस के लिए कर रहे हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए, ये कैसे इंश्योर करेगा वर्ल्ड? तो उसके लिए बोला गया इंडिया को कि यू विल क्लियरली गिव अ लिस्ट एंड सेपरेट योर सिविलियन रिएक्टर विद द मिलिट्री रिएक्टर and you will have to allow IAEA to inspect your civilian reactor. This was the question that they asked in 2019. तो इसी वाले पार्ट से 2-3 क्वेश्चन जरूर निकल के आ रहे हैं, ढंग से करिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या आया, स्टिल याद रखना ये कि नो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएस इन इंडिया, अभी तक ये अचीव नहीं हो पाया आफ्टर इवन 10-12 ईयर्स, है ना। एक और ऑब्लिगेशन थी विच इज लेस टॉक्ड अबाउट इन द जीएस, another obligation of India under this 123 agreement was to pass, एक लॉ पास करना पड़ेगा इंडिया को, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, जीएस के लिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट क्या बोलेगा कि यार अगर कोई सिविल न्यूक्लियर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो प्लांट होते हैं, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट यही था कि यार कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना तो बहुत बड़ा केओस मच जाता है, जो कोलेटरल डैमेज है, जो आसपास लोग रहते हैं उनकी लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई डैमेज हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लाइबिलिटी किसकी होगी, ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया इमर्ज हुआ आफ्टर चेरनोबिल इंसिडेंट, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हुआ रशिया में। उसके बाद ये थीम निकल के आई थी। तो यूएस ने बोला यार आप ना एक अपने पार्लियामेंट में सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट ले आओ, जिससे इस चीज़ पे क्लैरिटी बन जाए, ताकि अगर हम अपना कोई प्लांट लगाएं आपकी कंट्री में तो हमें पता हो कि न्यूक्लियर लायबिलिटी किसकी है। इंडिया वो एक्ट लेके आई, इंडिया ने वो एक्ट पास भी कर दिया, है ना। अब इसमें मेन इशू है कि लायबिलिटी किसकी हो, किसकी का क्या मतलब है। मान लीजिए एक वेस्टिंग हाउस कंपनी है यूएस की, वो न्यूक्लियर रिएक्टर देना चाहती है, मशीन देने चाहती है इंडिया को। इंडिया ने इंपोर्ट कर ली, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया और एनर्जी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। अब इंडिया में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो उस रिएक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं और न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सप्लायर की होगी या ऑपरेटर की होगी? ये है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए, है ना। इंडिया ये कहता है कि भैया ऑपरेटर की भी कुछ होगी लेकिन सप्लायर की भी होगी, हो सकता है मटेरियल का फॉल्ट हो, ऐसे डिफाइन कैसे करोगे आपकी एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, हमेशा सब्जेक्टिविटी रहेगी। और यूएस बोलता है नहीं भैया हम आपके सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से अभी तक कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएस की साइड से इंडिया में लग नहीं पाया है, ठीक है। सो दिस इज द होल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अराउंड द न्यूक्लियर वेपन। याद कीजिए, अब इससे रिलेट आप कर सकते हैं 2 और टॉपिक को जो आपको पता है लेकिन वो इस साल मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम काइंड ऑफ स्टोरी एंड सेम काइंड ऑफ न्यूक्लियर एग्रीमेंट इज यूएस इज ट्राइंग टू साइन विद ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। समझ रहे हैं आप? तो ये लोग भी वही स्टेट थे, खाली इंडिया नहीं है जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कौन कौन है। इंडिया, पाकिस्तान ऑफ कोर्स, उसके बाद इजराइल, उसके बाद नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, है ना। पाकिस्तान और इंडिया तो निकल गए, उनकी कोई टेंशन है। ईरान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों पे नजर है यूएस की अब, है ना। इजराइल को भी यूएस प्रोटेक्शन देता ही है। तो ईरान के साथ भी यूएस ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करा, ओबामा ने साइन किया, ट्रंप ने अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अपनी पॉलिटिक्स की वजह से उस एग्रीमेंट को स्क्रैप कर दिया। तो ईरान के साथ उनके रिलेशन अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। और नॉर्थ कोरिया के साथ दे आर ट्राइंग कि भाई पीस आए और एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो। इसी 2008 में जैसे इंडिया के साथ साइन हुआ, है ना, ऐसे ही न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो एक पीसफुल ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ भी साइन करना चाहते हैं। तो देखिए इंडिया का कितना अच्छा सक्सेसफुल रहा ये एग्रीमेंट। तो इट वाज अ मास्टरपीस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड एग्रीमेंट वाला पार्ट पूरा हुआ। पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक इज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना, दैट आई विल अपलोड टुमारो। इसके साथ साथ एक और टॉपिक हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसका भी वीडियो आज अपलोड हो रहा है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। देखिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड यूपीएससी पिछले साल उन्होंने 7-8 क्वेश्चन हमारे एक लेक्चर में से पूछे, उसको एनलार्ज करके उस टॉपिक के और भी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके 3-4 वीडियोस हमने प्लान किए हैं, विच यू कैन ऑल्सो सी। तो 2 टॉपिक एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। पहला वीडियो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम आज ही अपलोड कर रहे हैं।
ऑल राइट, सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। पहली बार काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा, इंटीग्रेट हुई होंगी चीज़ें, एक कहानी की तरह समझ में आया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।